या रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्लीज कंफर्म वंस स्क्रीन विजिबल हो एंड वॉइस भी आ यस। रही है मेरी। हाँ हाँ। फाइन। सो फर्स्ट हमने देखा था ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो ब्राउजर से सर्वर के पास आती है, सर्वर जो एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्ट करता है, डेटा को सिर्फ हमको ये याद रखना है वेब सर्विसेज वगैरह में जो है ना सिर्फ डेटा मिलता है हमको। तो अगर ब्राउजर से आ रही है तो वेब सर्वर इन्वॉल्व रहेगा, तो वेब सर्वर क्या करेगा, जो डेटा आ रहा है प्लस पेज सोर्स के थ्रू डेटा को सेंड करता है और ब्राउजर उसको रेंडर करके फिर कलरफुल पेजेस में दिखा देता है। अब क्या होते हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं या फिर अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्स होते हैं, इनकी अपनी खुद की ना ओन स्क्रीन्स होती हैं। आपने ऑब्जर्व किए होंगे वेबसाइट्स का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, मतलब अलग व्यू होता है। जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उसका पहले स्टैटिक मॉकअप मतलब स्क्रीन्स वगैरह बनाई जाती हैं, फिर उस स्क्रीन्स के ऊपर जो है डेवलपमेंट चालू होता है, उस एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। और एक ब्यूटी है पता है एपीआई की, अब यहाँ से मेरे को और मतलब एक पॉइंट बताने में इजी रहेगा कि एपीआई का यूज ही इसलिए होता है कि ना डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। आप जावा का प्रोजेक्ट से यूज करो, आप डेटाबेस जो है चाहे किसी भी डेटाबेस का हो, आपने डॉट नेट में प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आपने चाहे सेल्सफोर्स में बनाया हो, आपको तो जस्ट डेटा चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको कैसा डेटा चाहिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको डेटा देता हूँ। तो ये काम है एपीआई का, मतलब एपीआई के थ्रू यही होता है कि यहाँ पे ना डिपेंडेंसी और मतलब कनेक्टिविटी बढ़ा दिया गया है। मोबाइल ऐप से यूज करो, ब्राउजर से यूज करो, आप जावा से यूज करो, सेल्सफोर्स से यूज करो, डॉट नेट से यूज करो, आप कहीं से भी यूज करो, आपको डेटा चाहिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो। रिक्वेस्ट सही है, अगर जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में डेटा अवेलेबल है तो वी विल सेंड यू द डेटा, और आप उसके बाद आपको जो करना है करो। ठीक है, बट मैं अपना डेटा को भी एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी भी नहीं दे रहा हूँ, बट मैं अपनी बिजनेस और अपनी चीजों का स्केल भी कर रहा हूँ, मतलब स्केलेबिलिटी भी पॉसिबल है। और यहाँ पे मेंटेनेंस और मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब भी इजी है, मतलब इन माइक्रो सर्विसेज और वेब सर्विसेज के थ्रू। तो एक्सपांड करने और एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, और एक्सपांड करने का एक वे है, मतलब वेब सर्विस और माइक्रो सर्विसेज। तो सेकंड वे जो होता है क्लाइंट, अगर हम लोग सेकंड कंज्यूमर की बात करें जो आपके वेब सर्विस या माइक्रो सर्विसेज या आपकी एपीआई को यूज करेंगे, वो उनमें क्या होता है, मोबाइल ऐप्स हो सकते हैं, अदर आईओटी डिवाइसेस हो सकते हैं, इनकी अपनी एक खुद की ओन स्क्रीन्स होती है, मतलब खुद ही इंटरनली अपने स्क्रीन्स को डेवलप करते हैं। तो इनको मतलब वेब ऐसा सोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है, मतलब आपको किसी कोड की जरूरत नहीं है, आपके पास में स्क्रीन्स है, आपको सिर्फ डेटा चाहिए। तो आपने क्या किया, मोबाइल स्क्रीन से जब रिक्वेस्ट है, आपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजा और आपकी एपीआई एक्सेस हो रही है, तो जो रिक्वेस्ट है एपीआई के थ्रू एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगी। एप्लीकेशन सर्वर जो है रिक्वायर्ड एज पर द रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट, वो जो भी बिजनेस लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करेगा, डेटा को लेके आएगा और सिर्फ डेटा देगा। तो जो डेटा आ रही है वो मोबाइल ऐप स्क्रीन में आएगी, और फिर जो मोबाइल ऐप स्क्रीन है, मतलब जो जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब जो कंज्यूमर है उसका, वो क्या करेगा, वो डेटा को अपने मोबाइल ऐप स्क्रीन में कन्वर्ट करेगा और आपको डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे वेब सर्वर और पेज सोर्स की बात नहीं होगी सेकंड कंज्यूमर के केस में। क्यों? क्योंकि जो ब्राउजर्स हैं, ब्राउजर्स के पास में ना अपने खुद के ओन पेजेस स्क्रीन नहीं है। ठीक है, स्क्रीन तो मोबाइल ऐप और मोबाइल एप्लीकेशंस में स्क्रीन बात किया जाता है, पेजेस नहीं है, वेब पेजेस वगैरह ब्राउजर के पास में जो है। इसलिए क्या करते हैं कि वेब सर्वर जो है पेज सोर्स प्लस डेटा भेजता है ब्राउजर को, और ब्राउजर रेंडर्ड करता है, इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और देन फिर वो कलरफुल रिप्रेजेंटेशन में हमको डेटा को डिस्प्ले कराता है। बट मोबाइल ऐप्स में ऐसा नहीं होता है, मोबाइल ऐप इसलिए फास्ट होते हैं। क्यों आजकल ब्राउजर से मोबाइल ऐप पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये एक इंटरप्रेटर और ये जो एग्जीक्यूशन पेस है ना वो कम हो रहा है। और मोबाइल ऐप जो है मतलब नॉर्मली जो है, मतलब स्क्रीन्स बनाना है हमको, हमको जस्ट डेटा लाना है, तो डेटा जस्ट चाहिए, आप कनेक्ट किए सर्वर से, आपको डेटा मिल गया और आपने उसको जो है अपने स्क्रीन में दिखा दिए, रिप्रेजेंट करा दिए। तो सेकंड केस में कंज्यूमर जो है अगर हमारा क्लाइंट है, तो यहाँ पे उसकी खुद की ओन स्क्रीन्स होंगी। जैसे हमारे स्मार्ट वॉच वगैरह, हम लोग पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उसको डेटा चाहिए कितने स्टेप्स की है। तो जैसे ही डेटा सिंक हुआ, उसने कनेक्ट किया और भेज दिया, और आपके जो भी स्मार्ट वॉच में आप जो भी यूज कर रहे हो उसके सर्वर में डेटा आ गया, उसने आपको दिखा दिया डिवाइस में कि आपका हार्ट बीट इतना है, आपने इतने स्टेप्स चले, आपका इतना कैलोरी बर्न हुआ है, ठीक है, आप इतने किलोमीटर चले, ये सारी चीजें उसने डेटा दे दिया। तो डेटा जो है आपके जो भी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन में दिख गया है, आपके जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं स्मार्ट वॉच वगैरह उसमें आपको डिस्प्ले हो गया। तो इनकी खुद की इनबिल्ट ओन वो है, और इनको बस डेटा चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक तो जैसे हम लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, तो जो स्कोर होता है वो अपडेट होता है, तो जो स्कोर अपडेट होता है
वो एक मतलब एक जो भी एप्लीकेशन मतलब सर्वर होता है वहां पे अपडेट करते हैं। वहां से फिर सारे जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, से क्रिकबज यूज हो गया, क्रिकबज के अलावा मतलब और भी एप्लीकेशन होती है, तो सबका स्कोर दिखाता है। एट द सेम टाइम सभी लोग सेम स्कोर डिस्प्ले कराते हैं। तो एक कॉमन लोकेशन में जो हो रहा है वहाँ पे डेटा अवेलेबल है, आप वो डेटा को फैच कर लो। आप फैच करो तो आप कहीं से भी कोई कोई भी एप्लीकेशन से यूज करो। आपको जो मतलब जिस टाइम में जिस डेट में जो ट्रेन चलेगी, आप कहीं से भी चेक करो, आपको वही ट्रेन वही टाइम और उसी में दिखेगा, कहीं भी 1 मिनट का ऊपर नीचे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक कॉमन जगह पे डेटा अपडेट हो रहा है, वहां से जो है डेटा को एक्सेस मिल रहा है। तो कंज्यूमर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो डेटा लेकिन हमेशा एक कॉमन रहेगा, मतलब सबके लिए एक जैसा रहेगा। एप्लीकेशन जो भी कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो रिक्वेस्ट आ रही है किसी भी जगह से, बट जो डेटा होगा वो हमेशा सबके लिए इक्वल रहेगा, डेटा में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है। तो यस। सेकंड कंज्यूमर के केस में ये हो रहा है कि मोबाइल ऐप के अपने खुद के ओन स्क्रीन से आपको डेटाबेस चाहिए, आपने एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट किया, आपने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करी, फिर एप्लीकेशन सर्वर ने जो है आपको एक रिस्पॉन्स दे दिया। मतलब रिस्पॉन्स में क्या दिया? यहाँ पे डेटा दिया। आपने उस डेटा को जो है आपके क्लाइंट को दिखा दिया, मतलब जिस भी स्क्रीन में या जो भी जहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले कराना तो आपने करा दिया। तो ये हो गया सेकंड टाइप, सेकंड केस। थर्ड केस ये होता है कि हमारी वेब सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज को थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यूज कर सकती है। जैसे हम लोग गूगल मैप है, गूगल मैप की सर्विसेज यूज करते हैं, जोमेटो यूज करता है, स्विगी यूज करता है, उबेर यूज करता है, ओला यूज करता है। ठीक है, हम लोग मतलब तो उन्होंने क्या किया गूगल मैप ने कि कुछ पेड होते हैं, कुछ जो होते हैं मतलब फ्री फ्री सर्विसेज होते हैं। तो डिफरेंस होता है मतलब इसमें। तो जो कॉमन सबके लिए है, मतलब जो जिसको सबके साथ शेयर करना है, तो वो फ्री वाले जो है कोई भी यूज कर सकते हैं। बट आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए और उसके मतलब एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, सब चाहिए, तो वो फिर बोलेगा आप सब्सक्राइब करो या पेड वर्जन यूज करो करके। तो इस तरह से कुछ एपीआई जो होती हैं वो थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर किया जाता है। मतलब जैसे गूगल मैप की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो गूगल मैप जो है स्विगी जोमेटो ये यूज करते हैं, गूगल खुद भी कर रहा है। अगर गूगल को क्या जरूरत है फिर इनके साथ शेयर करें, बट जरूरत है क्यों? क्योंकि उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, उसके सर्विसेज को मतलब जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे फिर उस पे वो वर्जन निकालेगा, बोलेगा कि यहाँ पे आपका मतलब और एक्यूरेट करने के लिए और अच्छे से इसको यूज करने के लिए आप फिर मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप पेड वर्जन में जाइए। ऐसा तो कुछ फ्री सर्विसेज होती है, कुछ पेड सर्विसेज होती है एपीआई की जो होती है ना। तो ऐसा तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आपके एप्लीकेशंस के एपीआईज को यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वेब सर्विसेज से माइक्रो सर्विसेज है जो एपीआई होती है वो तीन तरह से कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब तीन तरह के क्लाइंट्स होते हैं जो यूज करते हैं। एक तो ये है कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है, दूसरा ये कि कोई मोबाइल ऐप या जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस होते हैं वो, या फिर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो भी आपके एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी के केस में भी यही है कि आपने क्या किया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड किया, तो आपको सिर्फ डेटा चाहिए, आपने डेटा आपको सर्वर से मिल गया, फिर उस डेटा को आपने आपके ओन एप्लीकेशंस में जो है उसको यूज किए, जैसे उन्हें इंटीग्रेट कर दिए मतलब डायरेक्टली। तो गूगल मैप ने जो एपीआई एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोज्ड एपीआई को जो है थर्ड पार्टी जो एपीआई मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो सर्विसेज यूज कर रही है वो उसका डायरेक्ट यूज कर रही है और अपने एप्लीकेशन में वो इंटीग्रेट कर दिए। तो इस तरह से मतलब आपके वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज का यूज होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इतने में, फ्लो में? नो। नो ना? तो एक बार मैं रीड भी करता हूँ ताकि कोई पूछे अगर आपसे डिफाइन करने के लिए तो इजी रहेगा। तो फ्रॉम अबव एंटायर आर्किटेक्चर कंज्यूमर्स ऑफ आवर वेब सर्विसेज आर वेब सर्वर, मोबाइल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्स एंड अदर थर्ड पार्टी सर्विसेज, दे रिक्वेस्ट फॉर डेटा ओनली। तो मतलब जो वेब सर्वर है, क्योंकि वेब सर्वर भी जो रिक्वेस्ट कर रहा है एप्लीकेशन सर्वर, उसको डेटा ही तो मिल रहा है, फिर वो डेटा प्लस फिर उस पेज को मिक्स करके ही वो जो है मतलब भेज रहा है, फिर ब्राउजर उसको रेंडर कर रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर जो हमारे वेब सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज, अल्टीमेटली एपीआईज के जो है वो एक एक वेब सर्वर हो सकता है जो वेब सर्विस एक्सेस की रिक्वेस्ट करेगा, या कोई मोबाइल ऐप या इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्स हो सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह जो हमको हमारे मतलब एपीआई या वेब सर्विसेज का यूज करेगा। और तीसरा जो है कोई भी अदर एप्लीकेशन सर्वर्स या अदर सर्विसेज हो सकती है जो यूज करेंगे, तो उन लोग केवल डेटा के लिए यूज करते हैं, मतलब एप्लीकेशन सर्वर से वेब सर्विसेज या एपीआई के थ्रू ना सिर्फ डेटा ही आता है। अगर ऐसा होता कि एपीआई या वेब सर्विसेज के थ्रू तो हमको मतलब एप्लीकेशन से डेटा लेना है, तो हम लोग काहे के लिए फिर ये पेजेस, एचटीएमएल, सीएसएस, फ्रंट एंड, जावा, पीएचपी, डॉट नेट, एंगुलर, नोड जेएस ये सब सीखे और पढ़े, तो वो सिर्फ डेटा देता है। बट डेटा हर कोई पढ़ना लिखना
पॉसिबल नहीं है, और इंटरेक्टिव बनाने के लिए और कलरफुल रिप्रेजेंटेशंस के लिए ही इन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। ठीक है, मुझे ना जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, जस्ट कोई नॉक कर रहा है, जस्ट 1 मिनट में मैं बैक करूँ प्लीज, 1 मिनट ओनली। थैंक यू। सो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि फ्रॉम द अबव एंटायर आर्किटेक्चर, कंज्यूमर्स ऑफ वेब सर्विस आर web server, mobile apps, and other third-party services. The corresponding business logic in application server takes the help of common database in DB server. वेब सर्विस में कॉमन डेटाबेस ही होता है, तो कॉमन डेटाबेस की हेल्प लेगी जो भी मतलब बिजनेस लॉजिक्स हैं, और वो क्या करेंगे कि जो भी मतलब डेटा होगा रिक्वेस्टेड बाय कंज्यूमर, वो डेटा ट्रांसफर कर देगा डीबी सर्वर। The corresponding business logic in application server takes the help of common database in database server to generate and transform the data what requested by consumers. The data supplied by web services is usually in format like XML, JSON, HTML और plain text। हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि वेब सर्विसेज में और माइक्रो सर्विसेज में डेटा का क्या क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन से HTTP प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेब सर्विसेज देख रहे हैं। जब माइक्रो सर्विसेज देखेंगे तो फिर कंपैरिजन भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेब सर्विसेज में जो होता है ना, जो डेटा सप्लाई होता है वो XML, JSON, HTML और प्लेन टेक्स्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे लाइन मार्क है। तो डेटा सप्लाइड बाय वेब सर्विसेज यूजुअली इन फॉर्मेट लाइक, मतलब जो भी डेटा का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे या जो रिस्पॉन्स आएगा, तो जो फॉर्मेट यूज होते हैं वेब सर्विसेज में वो आइदर XML और JSON और HTML और प्लेन टेक्स्ट यूज होते हैं। So entire web services is a well-defined self-contained function run with the help of application server and database server in server computer और cloud internet। हालांकि अगर कोई इंटरव्यू में या कभी भी कोई भी पूछता है कि वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग आर्किटेक्चर के फॉर्म में उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि वेब सर्विसेज में जो होता है जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं वो मल्टीपल सब लॉजिक्स में डिवाइडेड होते हैं और एक कॉमन डेटाबेस होता है, और सारा सभी वेब सर्विसेज जो होते हैं वो कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं और उनको हम लोग एक सर्वर में प्लेस करते हैं, रखते हैं, जिनको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर्स बोलते हैं। तो बिजनेस लॉजिक इन एप्लीकेशन सर्वर एंड अ कॉमन डेटाबेस इन डीबी सर्वर। ठीक है, तो ये होता है वेब सर्विसेज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज में जैसे हम माइक्रो सर्विसेज में हमको पता है कि बिजनेस लॉजिक जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, सब बिजनेस लॉजिक्स होंगे, सभी बिजनेस लॉजिक जो होंगे इंडिविजुअल डेटाबेस से कनेक्टेड होंगे, और इंटरनली आपस में भी जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं वो आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर्स में, अगर आप देख रहे होंगे मेरा माउस, तो हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना एक इंडिविजुअल डेटाबेस है, जबकि अगर हम लोग इसमें बात करें तो सारे बिजनेस लॉजिक जो है कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड था, मतलब डेटा जो है कॉमन डेटाबेस से एक्सेस हो रहा था। मल्टीपल लॉजिक्स थे, मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स थे इंडिविजुअल, बट कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड थे, मतलब एक ही डेटाबेस से, एक ही डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड थे, मतलब डेटा एक्सेस जो है एक ही सर्वर से हो रहा था। बट अगर हम लोग बात करें माइक्रो सर्विसेज की, तो यहाँ पे हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना ओन इंडिविजुअल डेटाबेसेस है। ठीक है, और माइक्रो सर्विसेज भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कल मैंने स्विगी जोमेटो का एग्जांपल दिया था कि कस्टमर्स का मतलब एक बिजनेस लॉजिक है और वो उसका अपना डेटाबेस है, और डिलीवरी बॉय का अपना एक मतलब लॉजिक है, तो उनका अपना एक डेटाबेस है।
फिर ऐसी रेस्टोरेंट्स का एक क्या बोलते हैं बिजनेस लॉजिक है, सारे रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो अपने फिर प्रोडक्ट्स आइटम्स डाल सकते हैं, प्राइस अपडेट कर सकते हैं, उनका अपना एक डेटाबेस है। लेकिन उन सभी आपस में कनेक्टेड है। जब जब कोई कस्टमर लॉग इन करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, रेस्टोरेंट के पास जाएगा, रेस्टोरेंट प्रिपेयर करेगा, फिर वो अपडेट करेगा, देन फिर डिलीवरी बॉयज को लेगा और फिर आके डिलीवर करेगा। तो इस तरह से माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब सारे लॉजिक जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट उनका जो डेटा होता है वो सेपरेट सेपरेट मेंटेन किया जाता है मतलब। और यहाँ पे भी माइक्रो सर्विसेज में यही है कि जो भी बिजनेस लॉजिक्स है वो एप्लीकेशन सर्वर में प्लेस्ड है, और हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना ओन डेटाबेस होता है। और आपस में माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि बिजनेस लॉजिक जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब ये आर्किटेक्चर होता है। ये चीज यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे जो था एक कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड होते थे, और इंटरनली माइक्रो मतलब वेब सर्विसेज में बिजनेस लॉजिक आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन लेकिन हम लोग बात करें माइक्रो सर्विसेज में, तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि बिजनेस लॉजिक्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्यों इसलिए कनेक्ट करना है, क्योंकि भाई आप इतने सारे इंडिविजुअल डेटाबेस बना रहे हो, डेटा अलग अलग जगह से आएगा, बट उनके बीच में कनेक्शन होगा तभी तो फ्लो होगा ना, राइट कि नहीं? आर यू एग्री विद दिस? कि यहाँ पे जो है कॉमन डेटाबेस है, और मतलब तो हमको अलग अलग जगह से डेटा फैच करना नहीं है, एक ही डेटाबेस में पूरा डेटा स्टोर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कनेक्शन की जरूरत नहीं है। डेटा को तो फैच करना है, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, मतलब आपका एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटा ही तो दे रहा है। बट वेब सर्विसेज में क्या हो रहा है, माइक्रो सर्विसेज में क्या हो रहा है कि डेटा अलग अलग जगह पे रखा है, अलग अलग जगह पे रखा है, तो आपकी डिपेंडेंसी, अगर जैसे आपको किसी चीज का ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर डिटेल्स निकालना, तो पहले आप देखोगे भाई कि वो ऑर्डर कौन से रेस्टोरेंट में प्लेस हुआ है, फिर वहां से आप चेक करोगे कौन से डेट में हुआ है। तो मतलब ऐसा अलग अलग लोकेशंस में जो आपका डेटा है उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके फिर आप मतलब क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट करके फिर डेटा को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब। तो इसलिए यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं उसमें बिजनेस लॉजिक भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना एक डेटाबेस होता है। ये क्लियर है ना मतलब यहाँ अभी कि कुछ कंफ्यूजन है इसमें? फिर मैं फ्लो बताता हूँ कि फ्लो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं फ्लो बताता हूँ आई थिंक ना, अगर अगर कोई डाउट हो तो कोई कोई मतलब ऐसा हैंड रेस करके या कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं तो रोक कर। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है माइक्रो सर्विसेज में कि आपका जो बिजनेस लॉजिक्स है वो मल्टीपल है, हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना इंडिविजुअल डेटाबेस है, और सारे बिजनेस लॉजिक जो आपस में कनेक्टेड है। तो कैसे फ्लो होगा, सबसे पहले ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, ब्राउजर से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई और वो आई है वेब सर्वर के पास में। तो वेब सर्वर ने देखा कि मतलब ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है, तो उसने क्या करा कि जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड किया कहाँ पे, एप्लीकेशन सर्वर के पास में। ठीक है, तो सेम रिक्वेस्ट जो आई थी ब्राउजर से वो वेब सर्वर ने एप्लीकेशन सर्वर को भेजा, फिर एप्लीकेशन सर्वर चेक किया कि कौन से बिजनेस लॉजिक से ये फैच होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसने वहां पे एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस किया और डेटा को लेके आया, और डेटा जो है उसने वेब सर्वर को दे दिया। और क्योंकि ब्राउजर के पास में ओन स्क्रीन या ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए क्या चाहिए उसको कि डेटा के साथ में पेज सोर्स भी चाहिए, ताकि वो क्या करे, रेंडर करके कलरफुल मतलब एक कलरफुल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाए मतलब डेटा को। तो इसलिए यहाँ पे वेब सर्वर से जब ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट आती है तो वेब सर्वर के पास जाती है, वेब सर्वर जो है एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करता है डेटा के लिए, और डेटा को लाके वो मिक्स करता है पेज सोर्स के साथ और भेज देता है, और ब्राउजर उसको डिस्प्ले कराता है रेंडर करके, एग्जीक्यूट करके या इंटरप्रेट करके। अगर सेकंड कंडीशन देखिए हम लोग, तो फर्स्ट क्लाइंट हमारा ये वेब सर्वर ही है, मतलब वेब सर्वर ही कनेक्ट किया एप्लीकेशन सर्वर को डेटा लेने के लिए, बट वही ब्राउजर से तो उन्होंने पेज सोर्स मिक्स करके दे दिया। अगर सेकंड केस है कि हमारा जो है एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल हो या फिर इंटरनेट ऑफ एप्लीकेशन हो, आईओटी एप्स हो, इनकी अपनी खुद की ओन स्क्रीन होती है, तो इनको सिर्फ डेटा चाहिए, तो इन्हें क्या करा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड किया माइक्रो सर्विसेज के थ्रू। तो माइक्रो सर्विस के पास भी एप्लीकेशन सर्विस जो है माइक्रो सर्विसेज है, एपीआई जो है माइक्रो सर्विसेज है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई, उनने क्या किया, प्रोसेस किया और डेटा को जो है इसको भेज दिया। है तो सेम ही, केवल डिफरेंस यहाँ पे ना एप्लीकेशन सर्वर में कि माइक्रो सर्विसेज में कि इंडिविजुअल बिजनेस लॉजिक्स जो है सबका इंडिविजुअल मतलब अपना एक डेटाबेस है और वो आपस में कनेक्टेड, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। ये यहाँ पे और उसमें ये डिफरेंस है वेब और माइक्रो में। तो यहाँ से भी मतलब क्लाइंट टू ने भेजा, इनके पास खुद की ओन स्क्रीन है, डेटा रिक्वेस्ट गई, डेटा ने प्रोसेस हुआ और डेटा जो है एप्लीकेशन सर्वर से उन्होंने क्लाइंट को भेज दिया, कंज्यूमर को। मोबाइल में मोबाइल ऐप चाहिए तो मोबाइल ऐप को भेज दिया, उन्होंने डेटा दिखा दिया, अगर आईओटी ऐप से चाहिए तो आईओटी को भेज दिया। मतलब जैसे हम लोग आजकल जैसे टीवी वगैरह में भी हम लोग मतलब वेब सर्विसेज वगैरह के मतलब आजकल सोनी लिव ऐप भी है और जियो सिनेमा ऐप है, ऐसे अलग अलग ऐप्स होते हैं, तो ये मतलब इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, इंटरनेट नहीं हुआ तो नहीं चलेगा।
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सोनी के जो भी सोनी टेलीविजन में जो मतलब लाइव चल रहा है या कुछ भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो चीज़ आप मोबाइल्स में भी देख पा रहे हो, एप्लीकेशंस में देख पा रहे हो, सोनी लिव में, ऐसी मतलब डिज्नी हॉटस्टार वगैरह में भी। तो ये कैसे हो रहा है कि सर्वर में इनके पास में डेटा है, और थ्रू माइक्रो सर्विसेज ये हर एक डेटाबेस में इंडिविजुअल जो है स्टोर कर रहे हैं। जहां से भी एप्लीकेशन कंज्यूमर है, मतलब कंज्यूमर मतलब जो रिक्वेस्ट चाह रहा है, उसको जैसा चाहिए वैसा दे देता है। अगर टीवी में चाहिए तो वो फिर मतलब टीवी में जाएगा, ऐप पे चाहिए तो मोबाइल ऐप स्क्रीन के अकॉर्डिंग आएगा साइज और वो सब करके। तो मोबाइल ऐप के अपने ओन स्क्रीन होता है, उसको डेटा बस चाहिए होता है, तो वो डेटा देता है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। अगर सर्वर से आ रहा है तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कंज्यूमर्स हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब डेटा लेकिन कॉमन है। कहीं से भी आए मूवी किसी को भी 1 घंटा 30 मिनट के तो 90 मिनट्स का ही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल ऐप वाले को 92 मिनट्स का दिखा देगा, अगर जहां से स्टार्ट होना वहीं से स्टार्ट होगा, जहां पे बंद होना वहीं पे। तो डेटा कॉमन है, डेटा इज कॉमन विच आर स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन सर्वर। कहीं से भी रिक्वेस्ट है आपको डेटा बेस मिलेगा, और सबके लिए एक जैसे डेटा मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, किसी को पेजिनेशन के फॉर्म में मिलेगा, किसी को एक साथ मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन दैट एप्लीकेशन हाउ दे आर मैनेजिंग टू डिस्प्ले द डेटा। बट डेटा विल बी रिमेन द सेम फॉर ऑल द यूजर्स वेयर एवर द रिक्वेस्ट इज कमिंग। ठीक है। तो थर्ड, फिर वही केस, एप्लीकेशन सर्वर या अदर सर्विसेज यूज कर रहे हैं आपकी माइक्रो सर्विसेज को, तो उनको भी आपको अल्टीमेटली आपने रिक्वेस्ट भेजा, उसने प्रोसेस किया और आपको डेटा जो है दे दिया, आप उसको फिर कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो। तो अगर हम लोग इस आर्किटेक्चर में बात करें, मतलब इस वेब माइक्रो सर्विसेज में, तो जो डिफरेंस है कि फ्रॉम अबव एंटायर आर्किटेक्चर, कंज्यूमर ऑफ अवर माइक्रो सर्विसेज आर वेब सर्वर, सेम कंज्यूमर्स ही, दे रिक्वेस्ट फॉर डेटा ओनली। The corresponding business logic in application server takes the help of corresponding DB, और वहां पे कॉमन डीबी था, बस ये डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे हम लोग ने यूज किया कॉमन डीबी, और यहाँ पे जो है करस्पॉन्डिंग डीबी, मतलब क्यों, क्योंकि हर एक बिजनेस लॉजिक का अपना एक इंडिविजुअल डेटाबेस है। सो द करस्पॉन्डिंग बिजनेस लॉजिक इन एप्लीकेशन सर्वर टेक्स द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग डीबी database and database server to generate and transform the data to consumers in a format like XML, JSON, HTML और plain text। ये भी अभी मतलब माइक्रो सर्विसेज में भी जो है यहाँ पे जो डेटा होगा वो XML, JSON और HTML और plain text के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे जब हम लोग सोप और रेस्टफुल में डिफरेंस पढ़ेंगे ना, वहां पे डिफरेंस आएगा, वहां पे मैं आपको मतलब हाईलाइट करूंगा। अभी चाहे वो माइक्रो सर्विसेज हो चाहे वो वेब सर्विसेज हो, ये एंटायर आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो जो फॉर्मेट यूज होंगे वो XML, JSON, HTML और प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा का ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। और ये एग्जांपल से मतलब क्या डेव यूज कर रहे हैं, ताकि मतलब हम लोग ने ये चीजें सुनते रहते होंगे बट हम आइडिया हो उनको क्या। तो एग्जांपल एप्लीकेशन सर्वर्स यूजिंग बाय डेव टीम्स आर अपाचे टॉमकैट, IBM WebSphere, रेड हैट JBoss, Oracle WebLogic। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट IIS, वाइल्ड फ्लाई, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, मतलब जो मेनली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है, मतलब एप्लीकेशन सर्वर्स के लिए। जहाँ पे माइक्रो सर्विसेज और वेब सर्विसेज की बात होती है तो वहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर चाहिए होता है, और एप्लीकेशन सर्वर जो है ये यूज होते हैं मेनली प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एज अ थियोरेटिकल पार्ट है मतलब जस्ट। देन फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग API की, मतलब ठीक है। तो इसके पहले यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कि मतलब आर्किटेक्चर्स में? ठीक है, साइलेंट आई एम टेकिंग एज नो। अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझसे मतलब बीच में पूछ लेना, कहीं कंफ्यूज करे कुछ तो हम लोग बात करते हैं एपीआई की, कि अब हमको अल्टीमेटली एपीआई क्या होता है, मतलब ठीक है। तो हमने अभी तक जो आर्किटेक्चर्स देखे हैं उसमें हमको तो ये तो समझ में आ गया कि वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज जो होते हैं वही हमारा एपीआई होता है। क्यों? क्योंकि मतलब ये ही डेटा को जो है ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि डेटा कहाँ से आ रहा है, थ्रू माइक्रो सर्विसेज या वेब सर्विसेज के थ्रू ही आ रहा है। तो API is nothing but the all web services and microservices layers in our entire software are called as APIs। ठीक है। मतलब आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, आपको डेटा का आदान प्रदान करना है, मतलब आप डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो आर्किटेक्चर जो देखे हमने एंटायर आर्किटेक्चर में, तो उसमें जो है वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में जो है हमारा जो डेटा है वो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो टेस्टिंग ऑफ व्हाट इज API मींस all web services and microservices layers in our entire software are called as APIs। The term API stands for application programming interface। In general, API word will come in three contexts। हाँ, API भी तीन तरह के हो सकते हैं। हम लोग जनरली बात करते हैं API टेस्टिंग की, तो उसको हम लोग को बोलना चाहिए वेब API टेस्टिंग।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एपीआई कितने तरह के होते हैं। तो एपीआई 3 कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। वेब एपीआई हो सकते हैं, लाइब्रेरी एपीआई हो सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई हो सकती हैं। सो ऑल वेब सर्विसेज एंड माइक्रो सर्विसेज लेयर्स इन आवर एंटायर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज वेब एपीआई। तभी मैं बात कर रहा था अभी कि हम लोग एपीआई टेस्टिंग बोलते हैं, एक्चुअल में वेब एपीआई बोलना चाहिए, वेब एपीआई टेस्टिंग। मतलब जितने भी वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज हैं प्रोजेक्ट्स में, जो डेटा को मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, उनको हम लोग एपीआई बोलते हैं। फिर लाइब्रेरी एपीआईज भी होती हैं। कुछ ऐसे एपीआईज भी होते हैं, मतलब जिन मतलब जो लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिस एपीआईज आर प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स एंड आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय दोस लाइब्रेरीज। फॉर एग्जांपल, programming languages like Java, Python provide standard libraries with APIs for testing web pages using Selenium API, testing mobile app screens using Appium API. So जो Selenium एपीएम इनमें जो मतलब हमको फंक्शंस मेथड्स मिल रहे हैं वो भी एक तरह की एपीआई सी है। मतलब डायरेक्टली आप मतलब वेब एलिमेंट को लोकेट कर पा रहे हो, आप उस पे एक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हो, मेथड्स यूज कर पा रहे हो। सो आप मतलब जो सेलेनियम मोबाइल ऐप ऑटोमेशन में जो यूज हो रही है वो भी एक काइंड ऑफ एपीआई सी है जो डेटा को ट्रांसफर कर रही है, लाइक। तो ये जो सेलेनियम बना है, एपीएम बना है, तो ये भी मल्टीपल एपीआईज को इंटीग्रेट करके बनाया गया। तो ऐसे ही इनको लाइब्रेरी एपीआईज बोलते हैं। मतलब आप लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं हम लोग ऑटोमेशन के टाइम पे, लाइक। तो फ्रेमवर्क्स या फ्रेमवर्क्स वगैरह क्या है, मतलब वो भी तो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कलेक्शन ही है, मतलब जो आपको इनबिल्ट मिल रहा है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, और आप आपके एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो। सो लाइब्रेरी एपीआईज भी होती हैं। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआईज भी होती हैं। जैसे हम लोग के जो विंडोज एप्लीकेशंस वगैरह है, जैसे एमएस ऑफिस हो गया और नोटपैड वगैरह हो गया, तो जितने भी ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं वो Win32 एपीआई का यूज करके डेवलप्ड हुए हैं, मतलब। So operating system APIs में these APIs are provided by operating systems to allow applications to interact with the underlying hardware and software resources. Example, Win32 API for Microsoft Windows and POSIX API for Unix like operating system। मतलब जो operating systems वगैरह भी बने हैं उनके लिए भी मतलब ये Win32 APIs वगैरह यूज करके डेवलप हुई है, मतलब विंडोज वगैरह जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मेनली हमको एपीआई टेस्टिंग में हम लोग को जो करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स में जो यूज होता है वो वेब एपीआईस होते हैं। और वेब एपीआईस में या तो माइक्रो सर्विसेज होंगी या वेब सर्विसेज होंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेब एपीआईस। मतलब मेनली एपीआई टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि या तो वेब सर्विसेज टेस्ट करते हैं या माइक्रो सर्विसेज टेस्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ वेब एपीआईस में होता है कि एपीआईस को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। एक है वेब सर्विसेज, एक है माइक्रो सर्विसेज। वेब सर्विसेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है रेस्टफुल सर्विस और एक है सोप सर्विस। तो एपीआई टेस्टिंग में हमको 3 एप्लीकेशन मतलब 3 तरह की सर्विसेज टेस्ट करनी है। मेनली 2 तरह की करनी है, एक हमको वेब सर्विसेज टेस्ट करना है या तो माइक्रो सर्विसेज टेस्ट करना है। अगर कोई बोलेगा कि ये वेब सर्विस है तो आपको पता होना चाहिए वेब सर्विस जो है वो रेस्टफुल है या फिर सोप सर्विसेज है। ठीक है, तो रेस्टफुल होगा तो उसका अपना एक मतलब प्रोसेस होगा टेस्ट करने का, और सोप होगा तो अपना एक प्रोटोकॉल होगा टेस्ट करने के लिए। और माइक्रो सर्विसेज के केस में तो कॉमन है, मतलब। तो ये चीज हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है अभी इतने में? नो। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नो। अब हम लोग ये देखेंगे वेब सर्विस माइक्रो सर्विसेज। तो हम लोग को एपीआई टेस्टिंग करना है, मतलब वी विल गोइंग टू टेस्ट दी वेब सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज। अगर वेब सर्विसेज होगा या तो वो रेस्टफुल सर्विस होगा या तो फिर वो स्कोप सर्विस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि रेस्ट एपीआई और रेस्टफुल वेब सर्विस। क्योंकि वेब सर्विस में 2 चीज देखना है हमको, या तो रेस्टफुल सर्विस होगी या तो फिर सोप सर्विस होगी। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं वेब सर्विसेज एज अ रेस्टफुल सर्विस। मतलब हमारी जो वेब सर्विस है वो क्या है, रेस्ट एपीआई है, मतलब रेस्टफुल एपीआई से रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। रेस्ट एपीआई की बात करते हैं तो हम लोग ने पीछे तो मतलब डीप में थोड़ा देखे थे कि कंज्यूमर्स क्या हो सकते हैं, मोबाइल एप्स हो सकते हैं, वेब सर्वर्स हो सकते हैं, अदर सर्विसेज हो सकती हैं। तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज में क्या होता है कि जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज में कन्वर्ट, मल्टीपल बिजनेस लॉजिक्स होते हैं। और जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं उनमें मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज में डिवाइडेड होते हैं, मतलब बांटे रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रेस्टफुल वेब सर्विस के केस में जो होता है, एप्लीकेशन सर्वर में जो बिजनेस लॉजिक्स होता है ना, उसमें मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं और जो कि डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। तो किसी ने भी कंज्यूमर ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेस्ट सर्विसेज के आर्किटेक्चर की, तो अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया कि विजयनगर इंदौर करके लिखा मैंने, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपने ये सर्च करके आया, मतलब यहाँ पे ना अगर स्क्रीन दिख रही होगी, हाँ सर्च लिखा है, तो ये एक रिसोर्स है, मतलब सर्च जो है ना एक रिसोर्स है। अगर मैं इसी चीज को डायरेक्शन में जाता हूँ और डायरेक्शन में जाके मैंने कहीं पे क्लिक किया ये, तो यहाँ पे देखना ये चेंज हो गया, मतलब सर्च से क्या हो गया, मैप्स में हो गया। तो ऐसे ही हमारा जो बिजनेस लॉजिक है वो मल्टीपल रिसोर्सेस में डिवाइडेड है। तो हम लोग यहाँ पे अगर जब रेस्ट सर्विसेज की बात करें, रेस्टफुल सर्विसेज की, तो मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे, मतलब मैप एक रिसोर्स हो गया, सर्च एक रिसोर्स हो गया, ऐसे ही अलग अलग रिसोर्सेस होंगे, मतलब एक फोल्डर बोल सकते हैं। कैसे हम लोग, जैसे कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में, तो हम लोग कैटेगरी करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, मूवीज करते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, ठीक है, वीडियोस करते हैं। हम लोग ने क्या करा, एक फोल्डर स्ट्रक्चर में बना दिया, मतलब कि अगर हमको इमेजेस चाहिए तो इमेजेस फोल्डर में जाएंगे, हमको जो है मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाएंगे, हमको वीडियो चाहिए तो वीडियो फोल्डर में जाएंगे, मूवीज चाहिए तो मूवीज में जाएंगे। फिर मूवीज में भी फिर हम लोग देखते हैं, जैसे तमिल के तो तमिल, तेलुगु है तो तेलुगु, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ऐसे तो हम लोग सब मतलब उसमें एक एक हायरार्की में मतलब हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसी रेस्टफुल सर्विसेज में क्या होता है कि मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं। तो कोई भी कंज्यूमर है, उसने क्या करा, कोई रिक्वेस्ट भेजा तो वो देखेगा, मतलब जो हाँ यहाँ पे रेस्टफुल सर्विसेज में जो रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP/HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है। हम लोग आगे देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से डीप में और डिफरेंस। तो जो भी रेस्टफुल सर्विसेज में है ना, यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज होती हैं, और जो रिक्वेस्ट होता है वो HTTP/HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, और पर्टिकुलर रिसोर्स के पास में रिक्वेस्ट जाती है। तो फिर क्या करता है, वो रिसोर्स जो है उस रिक्वेस्ट को जो है देखता है, मतलब जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, HTTPS रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिसोर्स देखता है, और वो क्या करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करके जो डेटा है वो फिर रिस्पॉन्स जो है, मतलब जो सर्वर से कनेक्ट करता है, सर्वर में डेटा लेते आता है, लेके आके जो रिस्पॉन्स है वो फिर किसको भेज देता है, क्लाइंट को भेज देता है, मतलब फ्रंट एंड में भेज देता है। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एक अपना एड्रेस होता है, जैसे मैप का अलग है, सर्च का अलग है। तो इन रिसोर्सेज का अपना एक अलग एड्रेस होता है, जिसको हम लोग URI बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज में जो लॉजिक्स होते हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज में डिवाइड होते हैं, और ईच रिसोर्स हैव देयर इंडिविजुअल एड्रेसेस, एंड दैट एड्रेसेस इज टू कनेक्ट विद दैट रिसोर्स, द एड्रेस इज कॉल्ड एज URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, आई थिंक कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो रिक्वेस्ट आ रही है कंज्यूमर्स वगैरह से, वो रिक्वेस्ट जो है पर्टिकुलर रिसोर्स के पास जाएगी, मतलब क्योंकि हम लोग रेस्टफुल सर्विस यूज कर रहे हैं। और एक चीज है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताना चाहिए मुझे, कि 95 और 98% जो है ना रेस्ट सर्विसेज ही यूज होती हैं। 5%, अगर 95% की बात करूं मैं, मतलब रेस्ट सर्विसेज ही यूज होती हैं, 2 to 5% जो है वो सोप सर्विसेज यूज होती हैं। उसका डिफरेंस भी बताऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा। मैं पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन जो है। तो रेस्टफुल सर्विसेज में आप देखना कि आपको ना मल्टीपल रिसोर्सेज मिलेंगे, मल्टीपल URLs मिलेंगे आपको कनेक्ट करने के लिए API से। तो उन रिसोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए आपको एक URL, मतलब एक एड्रेस दिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स कहाँ लोकेटेड है, आपको एक एड्रेस दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर रिसोर्स से कनेक्ट करने के लिए जो एड्रेस यूज कर रहे हैं हम लोग उसको URI बोलते हैं। URI मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो ये हमारा रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है? मतलब हर एक रिसोर्स का आपको इंडिविजुअल एक एड्रेस मिलेगा। आपको कहीं जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे मान के चलूं कि किसी एरिया में इसको अपन रहता स्लग बोल सकते हैं क्या, स्लग? हूँ, स्लब, स्लब का मतलब मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं, मैंने सुना नहीं है टर्म, मतलब तो आइडिया तो नहीं है, बट एक बार मैं पता करके बताऊंगा अगर बोल सकते कि नहीं करके ना। स्लब बोल रहे हैं ना आप, SLUB? SLUG, स्लग। स्लब कंफर्म नहीं है मुझे, मैं बताऊंगा एक बार कंफर्म करके ना, पूछ के पता करूँ। तो हाँ मतलब नॉर्मली ये है कि इनमें मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं, हर एक रिसोर्स का अपना एक एड्रेस होता है कनेक्ट करने के लिए। तो किसी रिसोर्स से कनेक्ट करना है, जैसे मैप में अगर हम लोग गूगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ना ये रेस्टफुल सर्विसेज से, मतलब रेस्टफुल API से। क्यों? क्योंकि मैप को कनेक्ट करने के लिए मैप सर्विस यूज हो रही है। फिर मैंने कुछ सर्च किया था, तो वहां पे अपन ने देखा था कि सर्च फोल्डर आता है, जैसे ये सर्च है यहाँ पे, है ना। तो ये एक इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, मतलब फोल्डर्स है, आपको कनेक्ट करने के लिए आप इस रिसोर्स के पास जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे विजयनगर इंदौर डायरेक्शन करके दिया मैंने अपने ब्राउजर से,
तो ब्राउजर ने जो HTTP रिक्वेस्ट भेजा किसके पास में, मतलब सर्वर के पास में, और सर्वर ने देखा कि HTTP रिक्वेस्ट में कि क्या है, मतलब साथ में डेटा भी जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे विजयनगर इंदौर भेजे, तो इनपुट दिए, तो वो क्या करेगा कि सर्च वाले रिसोर्स के पास जाएगा, क्योंकि जो हमारा सर्वर है वहाँ पे उसके पास में एड्रेस है, मतलब एप्लीकेशन सर्वर इज होल्डिंग ईच रिसोर्स एड्रेसेस, और यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेस है, मल्टीपल एड्रेसेस हैं, तो कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है उसके हिसाब से वो उस रिसोर्स से कनेक्ट कर लेगा। मतलब एप्लीकेशन सर्वर जो है जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है वो देखेगा, और उससे क्या है उस पर्टिकुलर रिसोर्स से वो भेज देगा, और वहां से जो है वो कनेक्ट करके डेटा को लेके आके हमको डिस्प्ले करा देगा, मतलब एज अ रिस्पॉन्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज का हेलो। जो यूनिक एड्रेस होता है उनको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URI करके बोलते हैं। Narasimha, meeting is about to end. We have to हाँ, rejoin the call. या सो आई Yeah, थिंक sorry एक to बार interrupt. देखता हूँ मैं कि हम लोग का ना थोड़ा सा ही बचा है, तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं ना अभी, और 15 मिनट्स ऐसे 15-20 मिनट्स, तो ये चीजें कंप्लीट Sure. कर लेते हैं, राइट। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ।